होम्योपैथी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मरीजों में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। तो उसमें अधिकतर केसेस में अन्य चिकित्सा पद्धति में कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे नहीं मिलता। अभी जो आपने बताया प्रिडिक्टिव होम्योपैथी, ये एक्चुअली है क्या? होम्योपैथी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होता है वो रूट कोज से ठीक होता है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। तो वैसे तो कई सारी दवाएं, लेकिन एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, वह दवा है नक्स वोमिका। ओके। नक्स वोमिका अगर 30 पावर में अगर आप लेते हैं, कई सारे ऐसे आसपास फैक्टर होते हैं जो उसको काफी बढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ फॉर यू। मैं हूं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, वो है होम्योपैथी। और इस स्पेशल एपिसोड के लिए आज हमारे साथ हैं एक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चेतन गुप्ता। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू अवर शो हेल्थ फॉर यू थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच, आपने आज के लिए टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। हमने इतने सारे एपिसोड्स करे अभी तक, लेकिन आज ये पहली बार होगा कि हम होम्योपैथी को के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी तक मोस्टली जितना भी हमने कवर किया है वो एलोपैथी से रिलेटेड ही था। पहली बार आज मुझे होम्योपैथी के बारे में जानने को मिलेगा, तो मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं और होम्योपैथी से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर चेतन गुप्ता है और मेरा क्लिनिक इंदौर सपना संगीता पे स्थित है, जिसे आयुष्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टिव होम्योपैथी क्लिनिक के नाम से है। पिछले कई सालों से क्लिनिक चल रहा है और होम्योपैथी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी अन्य चिकित्सा पद्धति में कैसे अलग है और कैसा इसका प्रभाव है। होम्योपैथी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मरीजों में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। तो उसमें अधिकतर केसेस में अन्य चिकित्सा पद्धति में कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे नहीं मिलता है। कोई सा भी नॉर्मल सा भी अगर डिसीज लेते हैं हम्म। तो वहां पर भी टेम्परेरी ट्रीटमेंट के रूप में काम होता है अन्य चिकित्सा पद्धति में। लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस होता है वह कॉम्प्लिकेशंस रूट कॉज से ठीक होता है। जैसे ओके। कि कई बार पेशेंट में हमने देखा है कि माइग्रेन का अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो अन्य चिकित्सा पद्धति में अगर हम दवाइयों के बात करें तो वहां पे माइग्रेन के लिए दर्द की दवा दी जाती है। लेकिन होम्योपैथी में उस समस्या के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और कॉम्प्लिकेशंस रूट कॉज से ठीक होता है। इस तरह से होम्योपैथी वर्क करती है। और होम्योपैथी में ऐसे कई सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जो अन्य चिकित्सा पद्धति में लंबे समय तक उपचार लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। और होम्योपैथी में सटीक प्रभावी इलाज होता है और यह मरीज के हर तरह के कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरीके से रूट कॉज से ठीक कर सकता है सर। हमने ये सुना है कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, या इसका एक्चुअल क्लैरिफिकेशन क्या है? क्या सच जानना चाहिए लोगों को इस बारे में? होम्योपैथी का ट्रीटमेंट भूतपूर्व कई समय पहले ऐसी धारणा थी कि ये ट्रीटमेंट काफी स्लो होता है, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि दवाइयों का जो पावर या पोटेंसी जो हम इस्तेमाल करते थे, डॉक्टर्स जो इस्तेमाल करते थे, वो काफी लो पोटेंसी होती थी, जिसमें 30-200 के पावर का ज्यादा प्रयोग किया जाता था। लेकिन अभी होम्योपैथी काफी एडवांस हो चुका है और खासकर हम जिस पद्धति में वर्क करते हैं प्रिडिक्टिव होम्योपैथी, यह भी काफी एडवांस हो चुका है, जिसमें पेशेंट को पहले ही 15 दिनों में फर्क नजर आता है। और लगातार अगर पेशेंट लगभग लगभग 3 से 4 महीना तक दवा लेता है तो उसके माध्यम से मरीज की हर तरह की समस्या रिकवर हो जाती है सर। अभी जो आपने बताया प्रिडिक्टिव होम्योपैथी, ये एक्चुअली है क्या? प्रिडिक्टिव होम्योपैथी, जैसे कि आपका पहला सवाल था कि होम्योपैथी स्लो वर्क करती है, तो उसी का उत्तर है ये कि प्रिडिक्टिव होम्योपैथी पहले अधिकतर डॉक्टर्स क्लासिकल में वर्क करते थे, जिसमें ट्रीटमेंट और उपचार स्लो होता था। लेकिन प्रिडिक्टिव होम्योपैथी एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ काम करती है, जिसमें दवाइयों का पावर भी बढ़ जाता है और मरीज के ठीक होने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। इसीलिए प्रिडिक्टिव होम्योपैथी के माध्यम से हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और जल्द से जल्द परिणाम नजर आते हैं। एलोपैथी में अगर हम बात करें तो हमने ये चीज़ नोटिस करी है, काफ़ी लोगों से सुना भी है कि उनकी दवाइयों के कहीं ना कहीं उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स
आज नहीं तो कल या 6 महीने बाद कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या होम्योपैथी में भी ये चीज़ अप्लाई होती है? होम्योपैथी में साइड इफेक्ट दवाइयों के नहीं होते हैं। होम्योपैथी में माइन्यूट सा एग्रावेशन हो सकता है अगर मेडिसिन हमने कई बार रॉन्ग डायरेक्शन में दी तो। अदरवाइज होम्योपैथी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और होम्योपैथी की दवा सबसे आसानी से ली जा सकती है। ओके, तो ये हर बीमारी में एप्लीकेबल होती है होम्योपैथी या कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होते हैं? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति लगभग लगभग हर तरह की बीमारियों में अच्छे से वर्क करती है। जैसे कि मैं मेरे क्लिनिक पे कई सारे पेशेंट देखता हूँ जिसमें कैंसर के पेशेंट भी हमारे क्लिनिक पे आते हैं। ओके। उस स्थिति में भी हम होम्योपैथी दवा का प्रयोग करते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेने के बाद भी आते हैं और अन्य चिकित्सा पद्धति में नकारात्मक प्रभाव मिलता है उन्हें, और वह पेशेंट होम्योपैथी दवा के माध्यम से अच्छे से रिकवर होते हैं। जैसे कि अभी आपने पूछा कि कितनी सीमाएं हैं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी लगभग लगभग हर तरह के बीमारियों पे अच्छे से वर्क करती है। जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो हम एलोपैथी में जाते हैं या अन्य चिकित्सा पद्धति में जाते हैं तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की समस्या के लिए कोई भी स्पेसिफिक उपचार नहीं है, लेकिन होम्योपैथी दवा के माध्यम से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की समस्या को अच्छे से रिकवर किया जा सकता है और मेरे पास कई सारे पेशेंट रिकवर हुए हैं। ये डिजीज होती क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ओके। तो इसी वजह से ये जो बीमारी है किसी भी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आती है। अन्य चिकित्सा पद्धति में इसके लिए स्टेरॉइड्स वगैरह का उपयोग किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी और एलोपैथी में एक मेजर डिफरेंस आप क्या कहेंगे? होम्योपैथी और एलोपैथी में मेजर डिफरेंस यही है कि एलोपैथी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहता है वो टेम्पररी उपचार की ओर जाता है, यानी कि आप मेडिसिन लेंगे, आपका कॉम्प्लिकेशन उस समय के लिए ठीक रहेगा। जहां दवा लेना बंद कर दिया कॉम्प्लिकेशंस वापस से बढ़ने लगेगा। लेकिन होम्योपैथी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होता है वो रूट कॉज से ठीक होता है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। अभी जैसे आपने बताया कि काफ़ी लोग जो कैंसर से जूझ रहे हैं वो भी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं और उन्हें उससे भी फर्क पड़ता है। हाँ। अब अगर मैं कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे शुगर हुआ, थायराइड हुआ, जो ये ऐसी बीमारियां हैं जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ गई हैं लोगों में। हाँ। तो क्या मतलब ऐसा मैंने सुना है कि जैसे किसी ने एक बार डायबिटीज़ या शुगर की दवाइयाँ लेना स्टार्ट करी तो उसे फिर लाइफ लॉन्ग ही लेनी पड़ती हैं। तो क्या ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है शुगर पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी में कि उन्हें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ना लेना पड़े, दवाइयाँ ना लेना पड़े, या होम्योपैथी से भी ये क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से शुगर और उसी के साथ साथ थायराइड के प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है। डायबिटीज के जो भी पेशेंट रहते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। यदि क्रोनिक डायबिटीज है, यानी कि उस समस्या को 5 साल या 10 साल या 15-20 सालों से वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो उस स्थिति में मेडिसिन का इफेक्ट देखने में, होम्योपैथी दवा का इफेक्ट देखने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस में होम्योपैथी दवा से अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस अगर कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसमें पहले ही 15 से 20 दिनों में फर्क नजर आता है। और लगभग लगभग अन्य चिकित्सा पद्धति में जो थायराइड के लिए टेबलेट्स या दवाइयां चल रही होती है, वो होम्योपैथी दवा के माध्यम से लगभग लगभग 4 से 6 महीने के समय के दौरान बंद हो जाती है। सर, जैसे अभी आपने हमें थायराइड के बारे में बताया कि थायराइड इज क्योरेबल विद होम्योपैथी, आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये इतने अचानक से इतना जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका क्या रीज़न है, ये क्यों होता है, या इसके सिम्टम्स क्या है? कैसे इसे इनिशियल लेवल पे ही कोई डायग्नोस कर ले कि हाँ, ये मुझे इसके सिम्टम दिख रहे हैं तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस मुख्य रूप से हार्मोन्स के असंतुलित होने की वजह से बनते हैं, और कई बार थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है वो जेनेटिकली भी ट्रांसमिट होता है। यदि माता पिता में अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस थायराइड से संबंधित होगा तो ज्यादा संभावना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों में भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले।
थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस में मुख्य रूप से अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो कई बार मरीज को काफ़ी थकावट होती है। थकान की वजह से चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे मरीज का वजन बढ़ने लगता है। हेयर फॉल की समस्या शुरू हो जाती है। थोड़ा सा भी काम कर लेने में पेशेंट थकने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता है। आगे चल के इन्वेस्टिगेशन अगर हम करवाते हैं तो उसमें डिटेक्ट होता है कि किस तरह का थायराइड है, उसमें किस तरह से हमको उपचार देना है। थायराइड में अगर मैं बताना चाहूँ तो कंपेयर टू मेल ये फीमेल में ज़्यादा देखा जाता है। इस तरह से होता है और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस को हम पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। आपने शायद इनिशियली अभी बताया था कि 15 से 20 दिन में ही काफी फर्क हाँ नजर आने लग जाता है हाँ थायराइड में। हाँ, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस में होम्योपैथी दवा के माध्यम से 15 से 20 दिनों में ही अच्छा फर्क नजर आने लगता है। रिपोर्ट्स में भी चेंजेस नजर आने लगते हैं। अगर हम लगातार थायराइड को रिकवर करने के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर हम 4 महीना या 6 महीना होम्योपैथी दवा का उपयोग करते हैं या लेते हैं तो उसके बाद थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है और होम्योपैथी दवा के माध्यम से थायराइड का कॉम्प्लिकेशंस अच्छे से रिकवर हो जाता है। ओके सर, ये मिथ है या क्या है, ये आप ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। ऐसा हमने सुना है, मतलब ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि जब होम्योपैथी की बात आती है तो उसमें कहते हैं कि उसमें मोस्टली मीठी गोलियां यूज़ होती हैं जो कि होती है शक्कर की बनी हुई। तो क्या ये सच है? हाँ, होम्योपैथी में मीठी गोलियां होती है और शुगर केन यानी कि शक्कर की बनी हुई होती है। लेकिन जब वो दवा होती है तो वो दवा सिर्फ व्हीकल होता है वो। ओके। हाँ, उसमें मेडिसिन्स का एक्सट्रैक्ट यानी कि अर्क को मिलाया जाता है ताकि पेशेंट के अंदर उस माध्यम से दवा को पहुंचाया जाए। और वह सिर्फ एक माध्यम है और उसमें मेडिसिन्स ऐड की जाती है जो कई अलग अलग पावर की हो सकती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी को सर्दी जुकाम खांसी हुई तो कोई गया मेडिकल शॉप पे, उसने मोस्टली तो एलोपैथी मेडिकल शॉप्स ही हाँ सामने नजर आती हैं। गए, उन्होंने बोल दिया कि भाई सिर दर्द की दवाई दे दो, खांसी की दवाई दे दो, XYZ की दवाई दे दो। तो क्या अगर कोई होम्योपैथी की मेडिकल शॉप पे अगर कोई जाए तो ऐसे रैंडमली कोई दवाई मिल जाती है या उसके लिए स्पेसिफिकली प्रिस्क्रिप्शन ही होना ज़रूरी है? होम्योपैथी के मेडिकल पे अगर हम जाके रेंडमली कोई दवा मांगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा लेनी चाहिए। और होम्योपैथी दवा भी आपको नॉर्मली अगर कोई भी डिसीज होती है जैसे कि वायरल हुआ है ना, उसी के साथ साथ कफ कोल्ड हुआ है तो उसमें भी वह दवा काफी इफेक्टिव होती है। एक ही दिन के समय के भीतर आपका वायरल या कफ कोल्ड का प्रॉब्लम यह दवा पूरी तरीके से रिकवर कर देती है। तो ऐसी क्या कोई मेडिसिन होती हैं जो जनरली होम्योपैथी शॉप्स में अवेलेबल होती हैं? बेसिक मेडिसिन कई सारी होती है जो होम्योपैथी शॉप्स पे अवेलेबल होती है। नॉर्मली आप कफ कोल्ड या फीवर के लिए उनसे दवा ले सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगा, एकोनाइड ने प्लस। यह एक ऐसी दवा है जो आपके फीवर को, कफ कोल्ड को और अचानक फीवर आने की समस्या को अच्छे से कवर करती है। तो ये इसके अलावा कई सारी दवाइयां हैं जो होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल सकती है। लेकिन कभी भी अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो तो उसके पहले आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी चाहिए ताकि आपका जो कॉम्प्लिकेशंस हो अच्छे से डायग्नोस हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। सर, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि वर्क लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते जा रही है लोगों के लिए। अगर मैं 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात करूं तब ब्लड प्रेशर, शुगर इनके पेशेंट्स इतने नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा सबका कहना है कि जो हेक्टिक स्केड्यूल और लाइफस्टाइल होते जा रही है, जंक फूड खाना बढ़ते जा रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होते जा रही है, तो इसकी वजह से कई बीमारियां और हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका ओपिनियन है? कई सारी बीमारियां हमारे खुद के द्वारा बनाई गई है। जैसे कि आपने अभी बताया है कि ब्लड प्रेशर,
और कई सारी ऐसी उसी के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस है जो हमारे लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट हो चुकी है और उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्लड प्रेशर का कॉम्प्लिकेशन जब भी होता है तो उसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे आसपास फैक्टर होते हैं जो उसको काफी बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने जंक फूड की बात करी है, जंक फूड की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, कई बार मोटापा भी बढ़ सकता है। सबसे मुख्य फैक्टर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एंजाइटी फैक्टर, ये काफी डिपेंड करता है कि हमारा वर्क प्रोफाइल और उसमें हम कितना प्रेशर ले रहे हैं। तो उसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी काफी उसमें इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। एंजाइटी के फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो आज की लाइफस्टाइल में, ऑफिस वर्क में या हमारे बिजनेस प्रोफाइल में कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे एंजाइटी के लेवल को बढ़ाती है ना। अगर हम उसको ठीक तरीके से बियर कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस के लिए अन्य चिकित्सा पद्धति में अगर हम जाते हैं तो कई बार नींद की दवा लेने की जरूरत होती है, और नींद की दवा के हम आदी हो जाते हैं। एक समय ऐसा होता है कि नींद की दवा के बगैर हम रह ही नहीं सकते, और कई बार वह दवाइयां भी रेसिस्ट कर जाती है। लंबे समय तक अगर हम उन दवाइयों का सेवन करते हैं तो उसके बाद फिर हर बार ड्रग का पावर चेंज करने की जरूरत होती है अन्य चिकित्सा पद्धति में। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरीके से रिकवर किया जा सकता है। एंजाइटी फैक्टर को हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में ऐसी दवाइयां होती है जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क करती है, जो आपके एंजाइटी फैक्टर को भी ठीक कर सकती है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन को भी ठीक कर सकती है। और होम्योपैथी चिकित्सा माध्यम से हम हर तरह के दैनिक दिनचर्या में आने वाले उतार चढ़ाव और उससे जुड़ी हुई हर समस्याओं को, या एंजाइटी हुआ या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हुआ, इसी से जुड़ा हुआ मोटापा हुआ, हर तरह की समस्या को हम इससे कवर कर सकते हैं। आपने थायराइड के टाइम बताया था कि ये कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो क्या एंजाइटी का भी एक फैक्टर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है? हाँ, एंजाइटी की वजह से भी हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं कई केसेस में। जैसे कि फीमेल कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं, या फिर एक और कॉम्प्लिकेशंस होता है आईबीएस, है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा है कि वह जो कॉम्प्लिकेशंस है कई बार एंजाइटी के फैक्टर बढ़ने की वजह से होता है, और फीमेल में भी हमने देखा है कि कॉम्प्लिकेशंस पीसीओडी होता है, वो कई बार हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से होता है, और कई बार एंजाइटी फैक्टर बढ़ने की वजह से भी वो कॉम्प्लिकेशंस बनता है। तो क्या इन हार्मोनल इम्बैलेंस को थ्रू होम्योपैथी क्योर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हार्मोन्स के असंतुलनपन को होम्योपैथी दवा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। और कई सारे पेशेंट इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी हमारे यहाँ पे आते हैं, जिसमें हम हार्मोन्स के इनबैलेंस को रिकवर करने के लिए कई सारी होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और काफी सकारात्मक परिणाम नजर आते हैं। सर, अगर मैं एक और इशू या मेडिकल की बात करूं, तो एक टाइम था जब फीमेल्स अपने हेयर फॉल या हेयर प्रॉब्लम्स को लेकर सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव होती थी, लेकिन आजकल फीमेल्स के साथ साथ मेल्स भी अपने बालों को लेके काफ़ी इनसिक्योर हो चुके हैं। उन्हें भी ये लगता है कि यार हमारा हेयर फॉल ना हो, ये लेकिन ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि हेयर फॉल का दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसका होम्योपैथी में क्या इलाज संभव है और कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में? बिल्कुल, होम्योपैथी में हेयर फॉल के कॉम्प्लिकेशंस के लिए बिल्कुल सटीक उपचार है। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि हेयर फॉल क्यों होता है। हेयर फॉल के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे जो बाल है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हेयर फॉल होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी, और हमारे बालों को नरिशमेंट विटामिन से मिलता है, मिनरल से मिलता है। अगर इन सारी मात्राओं की कमी हमारे शरीर में होती है तो हेयर फॉल काफी तेज गति से होता है। और दूसरा कारण हेयर फॉल होने का जेनेटिक है। यदि हमारे माता पिता या नाना नानी या दादा दादी के पक्ष में किसी को भी हेयर फॉल होने की समस्या शुरू हुई है या देखने को मिली है, तो ज्यादा संभावना है कि आने वाली पीढ़ी में भी इस तरह की समस्या काफी परेशान कर सकती है। रही बात होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए, तो काफी अच्छा उपचार होम्योपैथी दवा के माध्यम से हेयर फॉल की समस्या पे होता है, और कई सारे पेशेंट्स को सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
कई सारे पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं जिनको हम उपचार देते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और काफी सकारात्मक परिणाम मुझे नजर आए हैं मेरे क्लिनिक पे। इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती होंगी कि स्टेज हाँ 1 स्टेज 2, जितनी जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई कर हाँ सकें उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट भी होगा। हाँ हाँ, इसमें भी कई सारी स्टेज होती है, 4 स्टेज मेनली होती है ना। मुख्य रूप से पहले और दूसरे फेज में, पहले या दूसरे स्टेज में अगर हम देखें तो काफी अच्छे से रिकवर किया जा सकता है। और कई केसेस में क्राउन वाले हिस्से से हेयर फॉल काफी ब्लंट में होता है क्राउन मतलब ये यहाँ पे। यहाँ पे। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर वहां पे पोर्स पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं तो अन्य चिकित्सा पद्धति में ट्रांसप्लांट की ही सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार पेशेंट उस स्थिति में भी हमारे पास आते हैं और हमारी दवा के माध्यम से काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि ट्रांसप्लांट में तो मैंने सुना है काफी दर्द होता है हाँ, कई बार और ट्रांसप्लांट, वो कॉस्टली भी बहुत होता है। हाँ, ट्रांसप्लांट काफी कॉस्टली होता है और कई बार पेशेंट हर बार सर्जरी को अवॉइड करता है हाँ, कि कहीं ना कहीं उस सर्जरी को करवाने के बाद कोई भी दुष्परिणाम हमें देखने को ना मिले। इसीलिए कई बार पेशेंट हर तरह की ट्रांसप्लांट को लेके उसके अलावा भी कई सारी सर्जरी को अवॉइड करते हैं वो। अगर हम स्किन रिलेटेड इश्यूज की अगर बात करें तो क्या ये भी क्योर किया जा सकता है होम्योपैथी में? बिल्कुल, स्किन से जुड़ी हुई हर समस्या को होम्योपैथी दवा से क्योर किया जा सकता है। और इस तरह के कई सारे पेशेंट आते हैं जिन्हें हम स्किन से संबंधित समस्याओं के लिए ट्रीटमेंट उपचार देते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्किन में, जैसे कि अर्टिकेरिया होता है ना। अर्टिकेरिया भी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के केसेस में अन्य चिकित्सा पद्धति में स्टेरॉइड का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अर्टिकेरिया भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। उसी के साथ साथ एक सोराइसिस का भी एक कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो अब इन दोनों कॉम्प्लिकेशंस में क्या रहता है कि अन्य चिकित्सा पद्धति में हम जब भी ट्रीटमेंट उपचार के लिए जाते हैं तो वहां पे स्टेरॉइड ही एक मेन हथियार होता है। उसी के माध्यम से वो कुछ समय तक उस समस्या को रोक सकते हैं। लेकिन जब उस स्टेरॉइड का प्रयोग कम हो जाता है या फिर हम देना बंद कर देते हैं मरीजों को, तो कॉम्प्लिकेशंस वापस से उभर के आते हैं। उस स्थिति में होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड दवा दी जाती है, जिसमें सोराइसिस जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कॉम्प्लिकेशंस, अर्टिकेरिया जैसे स्किन डिसऑर्डर के कॉम्प्लिकेशंस होम्योपैथी दवा के माध्यम से अच्छे से रिकवर होते हैं। और जब पेशेंट का कॉम्प्लिकेशंस ठीक होता है तो होम्योपैथी दवा की खासियत यह है कि वह कॉम्प्लिकेशंस दोबारा हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि आपने बताया था कि होम्योपैथी में वो परमानेंटली क्योर। हाँ, परमानेंट क्योर होता है। सर, आपको पर्सनली प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। इतने सालों के एक्सपीरियंस में क्या ऐसा कोई एक केस के बारे में हमें बता सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, जिसमें पेशेंट ने काफ़ी जगह अलग अलग ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिया, चाहे वो कोई सी भी बीमारी से रिलेटेड हो, लेकिन जब उसने होम्योपैथी ट्राई किया तो उसे अचानक से एकदम पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले जो कहीं से कुछ उम्मीद नहीं थी उसको? ऐसा कोई केस बता सकते हैं? ऐसे 2 केस के बारे में बताना चाहूंगा मैं। रिसेंटली 4 महीने पहले एक हमारे व्यूअर है जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, वो दुबई के शेख है, वो सीईओ है किसी बड़ी कंपनी के। उनके एक जनरल मैनेजर जो इंडियन है, तो उन्होंने मेरा वीडियो देख के सोराइसिस का, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया है, सोराइसिस के कॉम्प्लिकेशंस के लिए वो इंडिया से एक दवा हाइड्रोकोटाइल जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो 30 पोटेंसी में यहाँ से उनके लिए लेके गए। ओके। और उस दवा के प्रयोग के 15 दिन के बाद ही उनका 10 साल पुराना सोराइसिस का कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरीके से रिकवर हुआ, और उसके लिए, उस समस्या के लिए पूरी दुनिया में वो दिखा चुके थे। उसी के साथ साथ फिर उनका एक और कॉम्प्लिकेशंस था जिसमें उन्हें राइट आई विजन लॉस था, उसके लिए भी वो पूरी दुनिया में दिखा चुके थे। फिर उनको सोराइसिस के कॉम्प्लिकेशंस में बिल्कुल सकारात्मक रिजल्ट मिला। उसके बाद उन्होंने चाहा कि मैं राइट आई विजन लॉस के लिए भी ट्रीटमेंट शुरू करूं, तो रिसेंटली हमने उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है और राइट आई विजन लॉस में भी उनको काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। और साथ ही साथ एक और केस के बारे में बताना चाहूंगा, ये केस तो कल ही का है। एक पेशेंट मेरे पास आए जिनका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी हाई था। ओके।
मतलब अबाउ 1000 के ऊपर लेवल था उनका। और हमारी दवा के माध्यम से उनका ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है, एक ही महीने के ट्रीटमेंट के दौरान लगभग लगभग 350-400 के आसपास आ गया है। और उसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी काफी डाउन आ गया है। HbA1c जो शुगर का मार्कर है वो 11.5 के आसपास था, वो एक महीने के दवा के भीतर ही 8.5 के आसपास उसका लेवल आया है। एक ही महीने में? हाँ, कली के पेशेंट है हमारे ये। सर, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक में होम्योपैथी को लेकर अभी भी अवेयरनेस की कमी है और बढ़ाना चाहिए, या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है होम्योपैथी में अभी? हाँ, होम्योपैथी में थोड़ा सा अवेयरनेस का कमी जरूर है, लेकिन आफ्टर कोविड काफी जागरूकता बढ़ी है। जागरूकता में हमने देखा है कि जब कोविड की महामारी फैली थी, उस दौरान होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने और होम्योपैथी दवा ने सपोर्टिंग रोल अच्छे से निभाया। कई बार उपचार ढूंढने को लिए जा रहे थे, लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धति में या कहीं पर भी कोविड का जब शुरुआत हुआ था उस समय उपचार नहीं था। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से काफी अच्छा सपोर्टिंग रोल मिला है। और कई सारे स्टेट में हमने देखा कि होम्योपैथी को आगे से प्रीफर किया गया है। जैसे कि एक आर्सेनिक एल्बम दवा है। आर्सेनिक एल्बम दवा का इतना डिमांड, होम्योपैथी की जो दवा है आर्सेनिक एल्बम, उसका इतना डिमांड था कि कोविड में उस दवा का शॉर्टेज हो गया था। और आज के समय में होम्योपैथी में जागरूकता कम इसलिए है क्योंकि इसको प्रमोशन की थोड़ा सा कमी है। कई बार जैसे कि हमने आयुर्वेद में देखा है और एलोपैथ में देखा है। एलोपैथ में तो प्रमोशन की जरूरत ही नहीं रहती है। आयुर्वेद को भी गवर्नमेंट अच्छे से प्रमोट कर रही है, लेकिन होम्योपैथी को अगर मैं देखा जाऊं तो जिस स्तर पे से प्रमोट करना चाहिए था, उस स्तर पे प्रमोट नहीं हो पा रही है ये। अगर इसको उस स्तर पे प्रमोट किया जाएगा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को, तो काफी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्रिफर करते हैं। ये काफी अच्छा हमको रिजल्ट इसमें नजर आते हैं। जैसे आयुर्वेद हमारे भारत की देन है, वैसे ही होम्योपैथी भी हमारे भारत की देन है। होम्योपैथी जर्मन पद्धति है ये। जर्मन है। हाँ, डॉक्टर हनीमैन साहब ने इस पद्धति का आविष्कार किया था। जर्मन में कई बार होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए डॉक्टर हनीमैन ने कई संघर्ष किए थे और वहां से पद्धति प्रचलित हुई। और सबसे पहले ये पद्धति भारत में कलकत्ता में आई। उस कलकत्ता में आने के बाद से वहां पे पूरे भारत में स्प्रेड हुई है। ओके, तो आपने होम्योपैथी से जुड़ने का डिसीजन कैसे लिया? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया था? जब मेरा 12th हुआ था, उसके बाद मुझे कुछ क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे पापा ने मुझे सजेशन दिया कि आपको MBBS के लिए ट्राई करो, या फिर आपको और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ट्राई करो। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर का ही रहा है। मेरे फैमिली में 17 डॉक्टर है। ओके। हाँ, तो उसी से मोटिवेट होके मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए। तो कई बार जब हम एग्जाम्स देते हैं तो ग्रेड वाइज हम खुद को डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पे जाएं और किस तरह से हम उस पद्धति में या किस फील्ड में अच्छा कर सके। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को चुना। और जब मैंने चुना तो उस समय ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी पेशेंट को अप्रोच करूंगा कि किस तरह से हमारी दवा से कैंसर भी ठीक हो सकता है। अन्य चिकित्सा पद्धति में जिसका कहीं भी इलाज नहीं है, वह समस्या होम्योपैथी दवा के माध्यम से ठीक हो सकती है। तो अब मैं जब वर्क करता हूँ मेरी प्रैक्टिस लाइफ में, तो मुझे काफी सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो काफी अच्छा फील होता है मुझे। तो आपने जो बताया था कि आपकी फैमिली में भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, हाँ, तो उनमें भी कुछ होम्योपैथी में है या? उनमें सारे डॉक्टर्स हैं मेरे फैमिली में, वो कहीं ना कहीं एलोपैथी से ही जुड़े हुए हैं। होम्योपैथी में मैं पहला ही डॉक्टर हूँ। तो आपको उस टाइम लगा कि ये इस होम्योपैथी में जाना सही रहेगा नहीं रहेगा, कुछ डाउट थे अपने नहीं, पास? उस समय मुझे कोई भी डाउट नहीं था। मेरे सामने क्लियर ऑप्शन था कि मुझे बिजनेस करना है या फिर कुछ ऐसा करना है जो मरीजों के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि मुझे मोटिवेट तो होता ही था
क्योंकि मैं कई सारे मेरे फैमिली में डॉक्टर्स को देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी मुझे डॉक्टरी फील्ड में मुझे कुछ न कुछ करना है। तो उसी वजह से मैंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को चुना, और काफी अच्छा सफर रहा अभी तक, और काफी मरीज मैंने देखे हैं जिसमें मुझे सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले हैं। सर अभी हमने बात करी थायराइड की, शुगर की, और कुछ और अन्य बीमारियों की। उसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं एक और बहुत कॉमन इशू के बारे में बात करूं, वो है वेट लॉस। काफ़ी लोग ओवरवेट होने की समस्या से जूझ रहे हैं और उसके लिए न जाने क्या क्या ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो होम्योपैथी में इस चीज़ को वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उनके लिए यूज़फुल हो सकता है, प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएं। वेट लॉस के लिए होम्योपैथी में काफी सटीक उपचार है। कई बार जैसे कि आपने अभी प्रश्न करा कि वेट लॉस के लिए काफी जूझते हैं और काफी प्रयत्न करते हैं, काफी उपचार लेते हैं, या कुछ भी प्रयत्न जो संभव होता है वो करते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता है। तो वेट लॉस ना होने का एक मुख्य कारण यह है कि जो हमारे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो कई बार काफी स्लो होता है। मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होने की वजह से वजन कम करने के लिए हम कितने भी प्रयास करें, चाहे हम एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, योग प्राणायाम कुछ भी करें, फिर भी वजन कम नहीं होगा जब तक हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम संतुलित नहीं होगा। हम्म। तो मुख्य रूप से हमें हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को संतुलित करने की जरूरत है। अगर हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम संतुलित होगा तो उसकी मदद से हम काफी अच्छा वजन कम कर सकते हैं, और होम्योपैथी दवा के माध्यम से आप आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को संतुलित कर सकते हैं, जिसके बाद आपका वजन भी कम होगा, और साथ ही साथ आपको नियंत्रित डाइट लेनी है। डाइट में हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा मोटापा तेजी से बढ़ाए वह खान पान का सेवन हमें बंद करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं शुगर, शुगर कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। शुगर आपके डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट होता है, और शुगर का अत्यधिक सेवन करने की वजह से आपका मोटापा काफी तेजी से बढ़ता है। उसी के साथ साथ जंक फूड से भी आपका मोटापा काफी तेजी से बढ़ता है। तो हमारे खान पान को हम संतुलित रखें, उसी के साथ साथ जंक फूड को अवॉइड करें, साथ ही साथ शुगर कंटेंट को अवॉइड करें, और आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को फास्ट करने के लिए होम्योपैथी दवा का उपयोग करें, ताकि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम काफी संतुलित हो और आपका वजन भी आपके मन अनुसार कम हो। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर वजन कम करना है तो भूखे रहो, खाना मत खाओ। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वजन कम करने के लिए खाना खाना काफी जरूरी है, लेकिन सही। सही तरीके से खाना जरूरी है। यदि आप दिन में एक ही बार खाओगे और आपका खान पान सही नहीं होगा तो आपका वजन बढ़ेगा। अगर एक आपके शरीर की रिक्वायरमेंट एक निहित कैलोरी जिसे 1500 आका गया है, मान लीजिए आप 1500 कैलोरी आपके शरीर की डेली रिक्वायरमेंट है। यदि आप सिर्फ खाना एक बार या खाना नहीं खाते हैं या एक बार खाते हैं, और मान लीजिए एक बार आपने खाना खाया, उसी में आपने 2000 कैलोरी कंज्यूम कर ली, हम्म। तो आपका तो ऑलरेडी 500 कैलोरी ज्यादा हो गया है। हम्म। तो हमें संतुलित आहार लेना है, और खान पान प्रॉपर लेना है, और समय समय पे लेना है, ताकि हमारा वजन भी कम हो। और वजन कम करने के लिए हमें वीकनेस भी ना आए। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो वजन कम करने के लिए प्रयास भी करोगे तो भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में वीकनेस काफी बढ़ जाएगी। सर होम्योपैथी में मैंने एक चीज़ पर्सनली देखी है, मतलब हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो। होम्योपैथी में जो नाड़ी होती है उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। होम्योपैथी में केस टेकिंग का ज्यादा महत्व होता है। वो क्या होता है? केस टेकिंग, पेशेंट का प्रॉपर केस एनालिसिस किया जाता है, जिसमें पेशेंट के हर तरह के सिम्टम्स लिए जाते हैं। हर छोटी से बड़ी एक्टिविटी को नोट किया जाता है कि पेशेंट क्या करता है, पेशेंट का स्वभाव कैसा है, पेशेंट की दिनचर्या कैसी है, पेशेंट को खाने में किस तरह से खाना पसंद है, पेशेंट को मौसम किस तरह से अच्छा लगता है, सर्दी ज्यादा पसंद है, बारिश ज्यादा पसंद है, या गर्मी ज्यादा पसंद है। तो इस तरह से पेशेंट का पूरा केस टेकिंग किया जाता है। उसके बाद पेशेंट के लिए प्रॉपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। पेशेंट का केस टेकिंग का काफी महत्व है होम्योपैथी में।
नाड़ी से कैसे क्या चेक होता है? नाड़ी से आयुर्वेद में तो वो ज्यादा आयुर्वेद में होता आयुर्वेद में ज्यादा प्रयोग होता है नाड़ी का, और होम्योपैथी में मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो केस टेकिंग होता है। केस टेकिंग का काफी अच्छा महत्व है। है? ओके। सर, आपने होम्योपैथी के काफ़ी ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी दवाइयाँ बनने का प्रोसेस क्या है, या इसकी दवाइयों का क्या एक्चुअल कहानी है, उसके बारे में कुछ बताएं। होम्योपैथी दवा बनने का प्रोसेस काफी अनोखा है। जैसे कि आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि दवाइयों का क्रूड फॉर्म, उससे मरीज का उपचार किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी में दवा के एक्सट्रैक्ट को रिमूव किया जाता है या निकाला जाता है, उससे उपचार किया जाता है और उन दवा को पोटेंटाइज किया जाता है। होम्योपैथी में एक प्रोसेस है पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस के बाद होम्योपैथी दवा का जो क्यूरेटिंग पावर है, यानी कि मरीज के ठीक करने की क्षमता और बढ़ जाती है। होम्योपैथी में भी कई सारी कैटेगरिया होती है, उससे कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें होम्योपैथी में मुख्य रूप से दवा जो बनती है वो प्लांट बेस्ड पे बनती है। एक होम्योपैथी में नोसोड्स होते हैं, सार्कोट्स होते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स या इन सारे तत्व से दवाइयों को प्रिपेयर किया जाता है होम्योपैथी में, या दवाइयों को बनाया जाता है। प्लांट बेस में दवाइयों की बात करूं तो प्लांट बेस से जो दवा बनती है वो प्लांट के अर्क को निकाला जाता है, उससे दवा को पोटेंटाइज किया जाता है और मरीज में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए उसके अनुसार उसमें पावर पोटेंटाइज की जाती है। इस तरह से तो होता क्या है। इसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, केमिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मेडिसिन जो रहती है उसका बेस एल्कोहल रहता है। अच्छा। हाँ, मेडिसिन्स, होम्योपैथी दवा की खासियत यह है कि जो मेडिसिन्स का जो एक्सट्रैक्ट है या जो तत्व है वो काफी निम्न होता है, क्योंकि उस दवा को हमने पोटेंटाइज किया है। तो उस दवा की जो मरीज को ठीक करने की क्षमता है, पोटेंटाइजेशन हुई है उस दवा, तो उस दवा की क्यूरेटिंग पावर ज्यादा बढ़ जाती है और मेडिसिन पार्ट काफी कम हो जाता है। वैसे ही नोसोड है और सार्कोड है। अब नोसोड की एक अनोखी नोसोड एक अनोखा है। नोसोड जो होता है, जो मनुष्यों के अंदर जो चल रही है डिसीजेज जो चलती है, उस डिसीज से दवाई बनाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी मरीज को ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का प्रॉब्लम है, तो उस टीबी के अंग को निकाल के उससे दवा बनाई जाती है, उसे बोलते हैं नोसोड। उसे पोटेंटाइज किया जाता है, फिर उससे दवा बनती है और उस दवा का नाम होता है ट्यूबरकुलिनम। ओके। हाँ, और ऐसे ही एक सार्कोड है। सार्कोड में क्या होता है कि जो स्वस्थ पशु रहते हैं उसके ऑर्गन से दवा बनाई जाती है। जैसे कि एक दवा बनती है फेल्टौरी, वो हेल्दी एनिमल के गॉल ब्लैडर से बनती है वो दवा। ओके। हाँ, ये दवा किस चीज़ में यूज़ होती है? ये कई बार डाइजेशन प्रॉब्लम में इस दवा को दी जाती है। कई बार गॉल स्टोन का कॉम्प्लिकेशंस होता है, गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या जो होती है, उस स्थिति में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। पथरी में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो हाँ, पथरी में ऑपरेशन करवाने कई सारे पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी दवा के माध्यम से ऑपरेशन बच जाता है और कई सारे पेशेंट के हमारे क्लिनिक पे ऑपरेशन बचे हैं। तो उससे पथरी वो डाइल्यूट हो जाती होगी, या? हाँ, डाइल्यूट हो जाती है। और होम्योपैथी दवा की खास बात यह है कि जो आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, कई बार हमने मरीजों में देखा है कि अन्य चिकित्सा पद्धति में जब वो ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन करवाने के बाद किडनी स्टोन या गॉल स्टोन की समस्या वापस से शुरू हो जाती है। हाँ। जैसे कि ऑपरेशन एलोपैथी में अगर होता है या अन्य चिकित्सा पद्धति में होता है तो गॉल स्टोन को तो रिमूव कर दिया जाता है, वहां पे पथरी का कोई संभावना नहीं बचती है उसके बाद। लेकिन जब गॉल स्टोन को रिमूव करते हैं या गॉल ब्लैडर को निकाल लेते हैं तो उसके बाद सीवियर डाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं। उसी के साथ साथ जब किडनी स्टोन की समस्या होती है तो ऑपरेशन करवाने के बाद भी वापस से किडनी स्टोन की समस्या बनने लगती है, तो कई बार मरीजों को ऑपरेशन करवाना होता है। लेकिन होम्योपैथी में जो प्रवृत्ति होती है, जो आपके अंदर वो स्टोन को डेवलप कर रही है, आपके नेचर को और प्रवृत्ति को ठीक करती है ताकि दोबारा स्टोन ना बने, ये खासियत होती है होम्योपैथी में। आजकल मैंने कई ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें ये कहा जाता है, सर्वे होते हैं अलग अलग जगहों से,
तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि आजकल लोगों की इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होते जा रहा है, वो चाहे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो या कुछ अलग रीजन से हो, लेकिन ये चीज़ काफ़ी लोगों में देखी गई है सर्वेस के मुताबिक। तो क्या होम्योपैथी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें डेली लाइफस्टाइल में ऐड, डेली यूज़ में ऐड करके या उसे कंज्यूम करके अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? हाँ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी दवा है, वह दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम इम्यून सिस्टम पे काफी अच्छे से काम करती है। इस दवा का 30 पावर अगर आप यूज करते हैं आपके डेली लाइफ में, इसे रेगुलर भी यूज नहीं करना है। यदि आप हफ्ते में 2 दिन तक इसे इस्तेमाल करते हैं या फिर कोशिश करें कि इस डोज को अगर आप कम करना चाहे तो 1 महीने में यदि आप 1-2 बार इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा हो सकता है। उसी के साथ साथ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हमने काफी देखने को मिले हैं अभी इस समय में। जैसे कि अभी कई सारी न्यूज़ें आ रही हैं कि किसी न किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को कार्डियक अभी अरेस्ट हुआ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 25 साल का एक लड़का था, वो बैडमिंटन खेल रहा था, काफी फिट था, मतलब 25 साल का बैडमिंटन खेल रहा है बंदा, और उसके घर वालों के हिसाब से उसे कोई भी मेडिकल इशू नहीं था, लेकिन खेलते खेलते अचानक उसको एक कार्डियक अरेस्ट आया और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे क्यों? कि अभी आपने बताया कि जिस तरह से कई सारे हमने इसी, जैसे कि आपने एक बताया 25 साल का यंग लड़का बैडमिंटन खेलने के दौरान कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसके बाद डेथ हो गई। ऐसे ही हमने कई सारे केसेस बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखे हैं। हाँ। एक्सरसाइज करने के दौरान कई सारे एक्टर्स की डेथ हुई है। अभी एक लेटेस्ट केस है सैफ अली जारीवाला का, उसमें भी हमने यही पाया है। तो इसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारे ब्लड में माइक्रो एम्बुलाइज होते हैं। वो एम्बुलाइज जब सर्कुलेट करते हैं ब्लड के थ्रू वेसल्स में, तो जब कार्डियक यानी कि हार्ट की ओर जाते हैं, तो उस समय जब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन हार्ट को लगती है, तो उसी समय वहां पे उस माइक्रो एम्बुलाई का उपस्थित होना यह खतरा हो जाता है। यही एक कारण रिसर्च में देखने को मिला है जिसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आने की समस्या शुरू हुई है। ये आफ्टर कोविड ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इसके लिए भी एक होम्योपैथी में एक प्रिवेंशन के रूप में एक दवा है जिसे कहते हैं क्रेटेगेस। क्रेटेगेस दवा को यदि आप मदर टिंचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो सडन कार्डियक अरेस्ट को यह दवा काफी अच्छे से रिकवर कर सकती है। तो क्या मतलब लोगों को ये दवा अपने पास रखनी चाहिए कि अगर उन्हें कुछ लगे कि हार्ट से रिलेटेड उन्हें कुछ हो रहा है तो हाँ, वो एक ये दवाई ले लें? बिल्कुल। अगर किसी भी मरीज को या किसी भी नॉर्मल पर्सन को अगर लगता है कि मुझे कुछ फ्यूचर में हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, तो वह व्यक्ति भी क्रेटेगेस दवा को ले सकता है। अगर कोई ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट है, अगर वह भी लेना चाहे तो वह क्रेटेगेस मदर टिंचर दवा को ले सकता है। इस दवा को बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। 15 बूंद आधे कप पानी के साथ लेने की जरूरत है इस दवा को। यह दवा हार्ट से जुड़े हुए हर तरह के कॉम्प्लिकेशंस को ठीक कर सकती है। ओके। एक बॉलीवुड एक्टर है संजय दत्त, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि अजय देवगन उनको एक कोई दवाई देते हैं जिससे उनको हैंगओवर नहीं होता। हाँ हाँ वो शायद होम्योपैथी की कोई दवाई थी। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा सच में है या ये बिल्कुल मजाक ही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वैसे तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, मैं खुद पर्सनली भी नहीं करता, लेकिन जो करते हैं शायद ये उनके काम आ जाए। तो मतलब अगर ये सच में है तो उन्हें डेफिनेटली किसी होम्योपैथी डॉक्टर से या आपसे कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, होम्योपैथी में बिल्कुल ऐसी दवा है जो आपके हैंगओवर को तुरंत ठीक कर सकती है। और उस दवा का एक नाम बताने जा रहा हूँ। वैसी तो कई सारी दवाएं, लेकिन एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, वह दवा है नक्स वोमिका। ओके। नक्स वोमिका अगर 30 पावर में अगर आप लेते हैं तो तुरंत 10 मिनट के दौरान ही आपके हैंगओवर को वो ठीक कर देगी। ओके। तो ये हैंगओवर मतलब क्या सर दर्द ही का उसको कंसिडर करें या क्या करें? हैंगओवर मुख्य रूप से जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं
तो उसके दौरान कहीं ना कहीं ब्रेन में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। ओके। उसकी वजह से ये हैंगओवर का कॉम्प्लिकेशंस बनता है। तो ये हमें आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि मॉर्निंग में। तो उस दौरान आप नक्स ओमिका को ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, वो काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसी कई सारी दवा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे देखा जाए तो बहुत सारी मेडिसिन रहती है, लेकिन एक यूनिवर्सल दवा है, वो है नक्स ओमिका। मुझे लगा था कि उन्होंने इंटरव्यू में मजाक में बोला, लेकिन अब प्रोफेशनल डॉक्टर ही खुद कंफर्म कर रहे बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। काफी लोगों को आई एम श्योर ये हेल्प करेगी। बिल्कुल। हमारी जितनी भी ऑडियंस है, व्यूअर्स जो ये वीडियो देखेंगे, उन्हें अगर आपसे कनेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, या कैसे आपके आपके क्लिनिक के बारे में कुछ बताएं कि वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। अ, सबसे पहले तो हमारा क्लिनिक पिछले कई सालों से इंदौर में स्थित है। और हमारे क्लिनिक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वह सपना संगीता के पीछे स्थित है, 41 शहीद भगत सिंह कॉलोनी, इन फ्रंट ऑफ शीतला माता मंदिर। और मेरे क्लिनिक का पूरा नाम है आयुष्मत स्पेशलिटी प्रिडिक्टिव होम्योपैथी क्लिनिक। मेरे क्लिनिक की जो टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक क्लिनिक की टाइमिंग होती है। और मैं वहीं पे अवेलेबल होता हूँ। अगर किसी भी पेशेंट या क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस या एक्यूट कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा है, अन्य चिकित्सा पद्धति में कोई भी उसे सटीक उपचार नहीं मिल रहा है, तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को वो अपना सकते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में काफी सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और आप हमारे क्लिनिक से भी जुड़ सकते हैं। क्लिनिक से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट भी है, और गूगल पे भी जाके आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक का नाम जो अभी मैंने बताया उसे सर्च कर सकते हैं। आपको प्रॉपर एड्रेस, हमारा नंबर, सारी चीजें उस पे मिल सकती है। और एक और हमारे क्लिनिक का नंबर है, मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे तो उस पे भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सर, आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स हमारा ये एपिसोड देखेंगे, उन्हें होम्योपैथी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने तो खुद ने काफ़ी कुछ पहली बार सुना, मुझे तो पता भी नहीं था कि होम्योपैथी में इतनी सारी बीमारियों को कवर किया जा सकता है या उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मैंने कैंसर का पहली बार सुना, आपने बताया आप खुद उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा जान के कि एलोपैथी के अलावा भी और आयुर्वेद के अलावा भी होम्योपैथी में हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आप एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को कुछ देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आज की जनरेशन जो युवा है, कई बार हमने देखा है कि उनका लाइफस्टाइल काफी बिगड़ा हुआ रहता है। जैसे कि खान पान असंतुलित होता है, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करते हैं। तो यदि वो अपने खान पान में हेल्दी डाइट को शामिल करें, तो काफी लंबे समय तक हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस रहता है, तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपना सकते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जादुई तरीके से काम करती है। और इस चिकित्सा पद्धति की खासियत यह होती है कि ये हानि रहित चिकित्सा पद्धति होती है, और समस्या को पूरी तरीके से रूट कोज से, जड़ से ठीक करने में मदद कर सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने आज टाइम निकाला। और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम पे हम ऐसे ही और एपिसोड्स बनाएंगे, और आप बिल्कुल। हमें और ऑडियंस को अपना वैल्यूएबल टाइम ज़रूर देंगे। बिल्कुल।